साल 1994 अमेरिका के एक छोटे से शहर बेल्यूज में 30 साल का एक लड़का अपनी पत्नी के साथ घर के गैरेज में बैठकर एक शॉपिंग एप्स बनाता है और उस एप्स पर वह सबसे कम दाम में सामान को बेचना चालू करता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही एप्स एक दिन अरबों खरबों की शॉपिंग कंपनी बनेगी और एक दिन पूरी दुनिया के लाखों शॉपिंग एप्स में उसका नाम अमेज़न होगा। यह कहानी है अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस का जन्म 1964 में अमेरिका के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके फादर का नाम टेक जॉर्गेसन और मदर का नाम जैकलिन गिस था। उनके फादर एक साइकिल की दुकान पर काम किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी छोटी सी साइकिल रिपेयर की दुकान खोल ली थी। जेफ का जन्म उस वक्त हुआ था जब उनकी मदर की उम्र सिर्फ 17 साल थी। उस समय वह स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। जल्द ही जिंदगी ने उनका रास्ता चेंज कर दिया। पढ़ाई के बाद उन्होंने बैंक में जॉब करना चालू कर दिया था। जेफ बेजोस के पेरेंट्स का रिलेशन शुरुआत में ठीक ठाक था, लेकिन जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां हैप्पीनेस की जगह चैलेंजिंग्स ने ले ली थी। 1965 में जब जेफ बेजोस की उम्र सिर्फ 1 साल थी, उनके पेरेंट्स के बीच डिवोर्स हो गया था। ये वक्त उनके लिए काफी मुश्किल था। 1967 तक आते आते उनकी मदर ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और वो इतनी इंटेलिजेंट और मेहनती थी कि एक अच्छी सी कॉलेज में एडमिशन भी मिल चुका था। एक दिन कॉलेज में जैकलिन गिस पढ़ रही थी, तभी उनकी नजर मिगुएल बेजोस नाम के एक लड़के पर पड़ती है। मिगुएल क्यूबा से अमेरिका पढ़ाई करने के लिए आए थे। उन्हें ठीक से इंग्लिश भी नहीं आती थी, पर उनका पढ़ाई का जुनून बड़ा ही जबरदस्त था। कुछ दिनों बाद में ही कॉलेज की वो दोस्ती गहरी होती जा रही थी। धीरे धीरे वो रिलेशन प्यार में बदल गया। उन्होंने जल्दी ही शादी करने का मन बना लिया था। 1968 में जैकलिन ने मिगुएल से शादी कर ली थी। उस वक्त जेफ बेजोस सिर्फ 4 साल के थे। जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी। मिगुएल ने सिर्फ जेफ को अपना बेटा नहीं बनाया, बल्कि उसे अपना नाम भी दे दिया था, जेफरी प्रेस्टन बेजोस। उस वक्त किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये नाम आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में गूंजेगा और हर जुबान पर छा जाएगा। मिगुएल एकदम मेहनती और लगन से काम करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जुनून और मेहनत के दम पर एक्सान कंपनी में इंजीनियरिंग बनने का सपना पूरा कर लिया था। अब जेफ बेजोस की परवरिश एक मिडिल क्लास फैमिली में होने लगी थी, जहां मेहनत और अच्छी पढ़ाई को जिंदगी की असली दौलत माना जाता था। यहीं से जेफ की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो आगे चलकर उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना देगा। 1969 में पूरी दुनिया की नजर उस मोमेंट पर टिकी हुई थी जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा था। तब यह खबर हर अमेरिकी के टीवी स्क्रीन पर चल रही थी। जब ये सब हो रहा था तब जेफ बेजोस सिर्फ 5 साल के नन्हे बच्चे थे। बचपन से ही टीवी, पंखे और खिलौनों को खोलकर समझने और फिर से जोड़ने की कोशिश किया करते थे। इस मिशन के बाद अंतरिक्ष के लिए उनकी दीवानगी और भी गहरी होती जा रही थी। साल 1917 में जेफ ने ह्यूस्टन की रिवर ओक्स एलिमेंट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया था। गर्मी की छुट्टियों में जेफ अक्सर अपने नाना लॉरेंस के साथ टेक्सास के कोटुला में उनके रेंज पर वक्त बिताया करते थे, जहां जेफ बेजोस वेल्डिंग करने, पवन चक्की चलाने, पाइपलाइन बिछाने और पशुओं को टीका लगाने जैसे कामों में मदद किया करते थे। इन चीजों से इंस्पायर होकर जेफ बेजोस ने सोलर माइक्रोवेव और अलार्म डोर जैसी कमाल की चीजें बना डाली, जो उनके रूम में एंट्री करते ही बजने लगती थी। जेफ का कमरा अब एक छोटी लैब नहीं, बल्कि पूरी तरह तैयार वर्क स्टेशन बन चुका था। तब जेफ बेजोस करीब 11 साल के हो चुके थे और वो सिर्फ चीजें बनाने वाले बच्चे नहीं, बल्कि ऐसे यूथ बन रहे थे जो दुनिया बदलने के सपने देखने लगे थे। अब उनके पास सिर्फ आइडियाज ही नहीं थे, बल्कि अब उन्हें अपने आइडियाज को लोगों की जिंदगी में उतारने का सही तरीका भी आने लगा था। 1977 में एक लड़के के हाथों में पहली बार IBM कंप्यूटर टर्मिनल आया। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जेफ बेजोस था। उस पल से चालू हुआ उनका कंप्यूटर और कोडिंग का रियल मैजिक। जहां बाकी बच्चे खेल कूद में लगे हुए थे, वहां जेफ ने बेसिक प्रोग्रामिंग सीखना चालू कर दिया था।
उन्होंने खुद छोटे छोटे गेम बनाए जो उन्हें सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि नई दुनिया का रास्ता दिखा रहे थे। उनकी पहली बड़ी उपलब्धि थी एक ऐसा कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर जो कई सारे हिस्सों को इतनी आसानी से समझा देता था कि हर कोई दंग रह जाए। ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि ये एक छोटा सा सफर उन्हें किस हाइट तक ले जाएगा। एक साल के बाद जेफ बेजोस का परिवार मियामी फ्लोरिडा शिफ्ट हो गया था और यहीं से चालू हुई उनकी नई पढ़ाई की कहानी। मियामी पाल्मेटो सीनियर हाई स्कूल से 1982 में जेफ ने अच्छे नंबर लाकर सबको चौंका दिया था और इसी साल उन्होंने सिल्वर नाइट पुरस्कार भी अपने नाम कर लिया था। तब से ही पता चल गया था कि ये कोई आम लड़का नहीं है। जेफ ने एक बार स्पीच में कहा था कि मैं स्पेस में होटल, मनोरंजन पार्क और ऑर्बिट में कॉलोनियां बसाना चाहता हूं ताकि धरती को एक विशाल राष्ट्रीय उद्यान में बदला जा सके। कितना बड़ा सपना था, लेकिन जेफ के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही जेफ ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की ओर डायरेक्शन कर लिया था। शुरू में फिजिक्स में हाथ आजमाया, लेकिन जल्द ही अपने जुनून को पहचाना और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस को अपना मोटिव बना लिया था। उन्होंने 4 साल में BSc की डिग्री पूरी कर ली थी और फी बीटा कप्पा सम्मान भी अपने नाम कर लिया था। कुछ वक्त बाद उन्होंने अपने करियर की नई शुरुआत एक फिनटेक स्टार्टअप फिटेल के साथ की थी और उनको नेटवर्क बनाने की जॉब भी मिल चुकी थी, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। उनकी काबिलियत और लगातार मेहनत ने कंपनी में सबसे ऊंचे पद तक पहुंचा दिया था। उनकी लगन देखकर बॉस ने भी उन्हें प्रमोशन करने में देरी नहीं की थी। बस कुछ ही वक्त में हेड ऑफ डेवलपमेंट और डायरेक्टर ऑफ कस्टमर सर्विस बन चुके थे। 2 साल तक लगातार बिना थके बिना रुके उन्होंने काम किया, काम ऐसा जो हर बार सबको चौंका देता था। जेफ बेजोस ने बैंकर्स ट्रस्ट में प्रोडक्ट मैनेजर बनकर अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री में पहली बड़ी एंट्री मार चुके थे। ये उनके करियर का वो जरूरी मोड़ था जिससे उनको नया डायरेक्शन मिला और बिग अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई देने लगी थी। 1990 में वो जमाना था जब जेफ बेजोस ने न्यूयॉर्क की फेमस निवेश कंपनी DeSo एंड कंपनी में अपनी नई पारी स्टार्ट की थी। कम उम्र में ही जेफ बेजोस कंपनी के सबसे युवा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे। यह एक ऐसी हाइट थी जो उनकी मेहनत और प्रतिभा की मिसाल बनी। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई मैकेंजी टटल नाम की एक लड़की से, जो उस कंपनी में रिसर्च एसोसिएट के पद पर काम करती थी। कभी कभी किस्मत ऐसे लोगों से मिलाती है जो आपकी पूरी जिंदगी की कहानी बदल देते हैं, और जेफ बेजोस की मुलाकात भी बिल्कुल ऐसी ही थी। वक्त ने करवट ली और जेफ बेजोस ने मैकेंजी टटल से शादी कर अपनी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। इसी बीच उन्होंने महसूस किया कि इंटरनेट की दुनिया तेजी से बदल रही थी, जिससे जेफ बेजोस के मन में एक बड़ा सपना जगा दिया था। जेफ बेजोस बैठे बैठे सोच रहे थे, अगर किताबें घर बैठे मिल जाए तो कैसा रहेगा। और यहीं से शुरू हुई एक क्रांति की कहानी। 1994 का एक दिन था जब जेफ और उनकी वाइफ एक कार में बैठे न्यूयॉर्क से सिएटल की लंबी सड़क पर निकल पड़े थे। ठंडी हवाओं के बीच गाड़ी की खिड़की से गुजरती दुनिया को देखते हुए जेफ के दिमाग में एक बड़ा आइडिया पलने लगा था, एक ऑनलाइन बुक स्टोर का। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने किताबों की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया था। जेफ बेजोस ने उसका नाम काडावरा रख लिया था। बस यहीं से शुरू हुआ एक नया सफर जिसने आने वाले दिनों में हिस्ट्री रच दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक ऐसा मोड़ आता है जिसने इस सफर का नाम ही बदल दिया था। कुछ दिनों बाद ही एक वकील से फोन पर हुई बातचीत ने सारी कहानी बदल दी। उन्होंने काडावरा को गलती से काडेवर यानी लाश समझ लिया था। उस एक गलतफहमी ने जेफ बेजोस की आंखें खोल दी थी। उनको समझ आ चुका था कि यह नाम नहीं चलने वाला। साल 1995 तक आते आते जेफ बेजोस ने बिना देरी किए काडावरा का नाम बदलकर अमेज़न रख लिया। एक नया नाम, एक नया इरादा, एक नया सपना। लेकिन सिर्फ नाम बदलना ही काफी नहीं था। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब अमेज़न कंपनी ने वो एक लाइन लॉन्च की जिसने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था, और वो लाइन थी Amazon.com बुक्स।
इसकी शुरुआत एकदम जबरदस्त टैगलाइन वेलकम टू Amazon.com बुक्स के साथ हुई थी। पहले ही हफ्ते में ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे पब्लिशिंग वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। इस वेबसाइट से करीब $12,000 की बुक्स बिक चुकी थी। ये छोटी सी शुरुआत नहीं बल्कि बड़ी सफलता की झलक थी। और यही नहीं, एक महीने के अंदर Amazon ने अपनी पकड़ पूरी अमेरिका के हर राज्य तक फैला चुकी थी। साथ ही 45 देशों में भी अपनी सेवा पहुंचा चुकी थी। तब से Amazon किताबों की दुनिया के असली किंग बन चुके थे। जेफ बेजोस के पेरेंट्स ने अपनी पूरी मेहनत और विश्वास के साथ Amazon की शुरुआत के लिए लगभग $3 लाख का इन्वेस्ट किया था। इसके बाद उनकी मुलाकात एक पश्चिमी तट के मशहूर वेंचर फर्म मेडरोना वेंचर ग्रुप के फाउंडिंग पार्टनर टॉम एलबर्ग से हुई थी। टॉम एलबर्ग ने जेफ बेजोस के सपने को समझा और Amazon के शुरुआती इन्वेस्टरों में से एक बन चुके थे। यही वह पहला स्टेप था जिसने Amazon को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया था। जेफ बेजोस ने Amazon कंपनी की कहानी की शुरुआत बेलव्यू WA के एक छोटे से किराए के घर के गैरेज से की थी। शुरुआत बहुत मामूली थी लेकिन सपने बड़े थे। जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई और जेफ बेजोस ने सिएटल के सोडो इलाके में एक छोटा सा ऑफिस खोल लिया था। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी बनने की राह पकड़ ली थी। कुछ समय बाद Amazon ने क्लेनर पर्किस से $8 मिलियन की पहली बड़ी वेंचर कैपिटल फंडिंग अचीव कर ली थी। इस इन्वेस्टमेंट से कंपनी का मूल्य लगभग $60 मिलियन तक पहुंच चुका था। इसी जोश और मेहनत के साथ जेफ बेजोस आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी मार्केट में खलबली मच गई। Amazon ने खुद को अर्थ लार्जेस्ट बुक स्टोर कहकर सबको चौंका दिया था, लेकिन बार्न्स एंड नोबल ने इसे बिल्कुल भी सहन नहीं किया था। उन्होंने सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और Amazon के खिलाफ सख्त लड़ाई शुरू कर दी थी। ये केस इतना हंगामेदार था कि ऑनलाइन रिटेल पूरी दुनिया की निगाहें बस वहीं टिक गई थी। 1997 तक Amazon के पास करीब 2.5 मिलियन बुक्स जमा हो चुकी थी। ये नंबर किसी भी फिजिकल सुपरस्टार से 10 गुना ज्यादा थी। यानी एक तरफ बड़े बड़े बुक्स के बाजार सीमित जगह और स्टॉक की डिफिकल्टी से जूझ रहे थे, वहीं Amazon ने अपनी डिजिटल ताकत से मार्केट में तहलका मचा दिया था। ये आंकड़ा सिर्फ बुक्स के नंबर नहीं बल्कि Amazon की उस जलवे की गवाही थी जिसने पूरी इंडस्ट्री की धड़कनें तेज कर रखी थी। Amazon ने जब नेस्डेक पर IPO किया था तब उनके शेयर की शुरुआती कीमत $18 थी। Amazon ने इस ऑफर से लगभग $54 मिलियन की हेवी पूंजी जुटाई और उनकी कुल वैल्यू $438 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि Amazon के मिलियंथ कस्टमर की जो जापान के रहने वाले थे। जेफ बेजोस ने खुद जाकर उस कस्टमर को डायना की किताब और विंडोज एंटी एडमिनिस्ट्रेट बाइबल का स्पेशल पैकेज दिया था। ये न्यूज जापानी मीडिया में आग की तरह फैल चुकी थी। Amazon अब सिर्फ बुक्स की दुनिया तक ही लिमिटेड नहीं थे। जेफ ने पहली बार म्यूजिक, वीडियो और गिफ्ट की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। यही नहीं, ब्रिटेन में Amazon.com.uk और जर्मनी में Amazon.de लॉन्च किया था और नतीजा जिसने सबको हैरान कर दिया था। ओनली 4 मंथ में सेल 4 गुना बढ़ चुकी थी। तभी Amazon ने एक एक करके IMDb, प्लेनेट ऑल, बुक पेज और टेलीबुक को अपनी टीम में इन्वॉल्व कर लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने करीब $15 मिलियन की नेटफ्लिक्स को खरीदने की भी कोशिश की थी, लेकिन नेटफ्लिक्स ने ये डील रिजेक्ट कर दी थी। एक साल में Amazon ने ऐसा धमाका किया कि $148 मिलियन का रेवेन्यू सीधा जंप मारकर $610 मिलियन तक पहुंच चुका था। यानी ग्रोथ भी ऐसी जिसे देखकर बड़ी बड़ी कंपनियों के पसीने छूट गए थे। कस्टमर का नंबर भी सीधा बढ़कर 6.2 मिलियन हो चुका था। कंपनी इतनी तेज दौड़ी कि देखते ही देखते उनकी टीम 600 से जंप लगाकर 2100 से ऊपर तक पहुंच चुकी थी।
यहाँ तक कि यूके और जर्मनी जैसे बड़े बड़े देशों में भी ऑफिस खोल दिए गए थे। 1999 के एंड तक अमेज़न ने ऐसा धमाका किया कि पूरी दुनिया बस देखती रह गई थी। दुनिया के 50 स्टेट और 150 से ज्यादा कंट्रीज में अमेज़न ने 2 करोड़ से ऊपर आइटम्स ऐसे उड़ाए थे जैसे बारिश में बादल। और इसी साल टाइम मैगजीन ने जेफ बेजोस को सीधा पर्सन ऑफ द ईयर बना चुके थे। लोग उन्हें सीधा किंग ऑफ साइबर कॉमर्स बोलकर सैल्यूट करने लगे थे। सिर्फ 35 साल की उम्र में जेफ बेजोस इस रेस्पेक्ट को पाने वाले 4th सबसे युवा व्यक्ति बन चुके थे। तब तक अमेज़न के पास पूरे 2 करोड़ कस्टमर और साथ में 7600 लोगों की दमदार टीम बन चुकी थी। 2000 ये साल था जेफ बेजोस और अमेज़न के लिए मानो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। शेयर ऐसी स्पीड से गिरे कि इन्वेस्टर्स के होश उड़ गए थे। बेजोस ने ओपन लेटर में साफ कह दिया था कि सॉफ्टवेयर पेटेंट सिस्टम में अब सुधार करना ही पड़ेगा। इसी बीच कुछ कस्टमरों को वही सामान एक्सपेंसिव प्राइस में दिखा दिया गया था, यानी कुछ को चीप और कुछ को एक्सपेंसिव। बिल्कुल गेम की तरह चाल चली गई थी। जेफ बेजोस ने माफी मांगते हुए कहा, यह सिर्फ एक टेस्ट था, इसलिए कुछ चीजें का प्राइस ज्यादा दिखाए गए थे और जिनसे भी ज्यादा पैसे लिए थे हम वापस कर देंगे। अमेज़न ने pets.com और livings.com में पैसे लगाए थे, लेकिन बदकिस्मती से दोनों बंद हो गए थे। मतलब पैसा खर्च तो किया लेकिन काम नहीं बना था। अमेज़न ने बैंक से लगभग 2 अरब डॉलर्स का लोन उठा लिया था, भले ही लॉस का सिलसिला जारी था। 2002 में जेफ बेजोस ने अमेज़न वेब सर्विस की शुरुआत की थी। अमेज़न अपनी वेबसाइट से वेब ट्रैफिक और मौसम जैसी इंफॉर्मेशन जमा करते थे और फिर APLS के जरिए ये डाटा बाहर के डेवलपर्स को दिया जाता था। मतलब खुद का डेटा शेयर करके दूसरे भी कामयाब हो सके। एक साल में अमेज़न ने जबरदस्त वापसी की और $35 मिलियन का मुनाफा कमा लिया था। तभी जेफ बेजोस के साथ अचानक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जेफ बेजोस हेलीकॉप्टर की उड़ान पर आसमान को चीरते हुए अपने अगले बड़े कदम की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक टेक्निकल खराबी ने एक जबरदस्त झटका दिया और हेलीकॉप्टर टेक्सास की पहाड़ियों में जमीन से टकरा गया था, जैसे किसी ने वक्त की रफ्तार को अचानक रोक दिया हो। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बाल बाल बच गए थे और कोई गंभीर चोट भी नहीं आई थी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे इशारे देती है जो भविष्य का नक्शा बदल सकती हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। ऐसा ही हुआ जब इलोन मस्क और जेफ बेजोस पहली बार मिले। इलोन मस्क ने कुछ ऐसा कहा जो जेफ की जिंदगी बदल सकता था, पर जेफ बेजोस ने सुनते सुनते आधा नजरअंदाज कर दिया था। साल 2006 में एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने टेक्सास में एक खास जगह खरीदी थी जिसका नाम लॉन्च साइट 1 रखा था। ये वो जगह थी जहां से उनका सपना न्यू शेपर्ड मिशन आसमान छूने वाला था। साल खत्म होने से पहले उन्होंने अपना टेस्ट रॉकेट गार्डर्ड लॉन्च किया था जो 285 फीट की ऊंचाई तक चला गया था। द इकोनॉमिस्ट ने जेफ बेजोस और ग्रेग जेहर की काबिलियत को देखते हुए उन्हें इनोवेशन अवार्ड भी दिया था। 2015 में जेफ बेजोस ने अमेज़न को उस लेवल तक पहुंचा दिया था जहां उनके शेयर दोगुने हो गए थे और कर्मचारियों की संख्या भी 50,000 से ऊपर तक पहुंच चुकी थी। जैसे किसी तूफान ने बिजनेस की दुनिया में हलचल मचा दी हो, जिससे बेजोस की दौलत में तकरीबन 30 अरब डॉलर्स की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी और जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच चुके थे। तभी अचानक जेफ बेजोस की जिंदगी में एक ऐसा दर्दनाक मोड़ आता है जिसने उनकी दुनिया हिला दी थी। जेफ बेजोस के पहले वाले पिता टेक जोर्गेसन को हाल ही में यह हकीकत पता चली थी कि जेफ उनका बेटा था। 2015 में टेक जोर्गेसन अपने बेटे जेफ से बिना मिले ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे, लेकिन जेफ बेजोस के पास इमोशनल होने का कोई टाइम नहीं था क्योंकि उन्होंने अभी अंतरिक्ष में अपने सपने साकार करने थे।
साल 2017 में जेफ बेजोस ने अपनी एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के लिए एक दमदार प्रोटोटाइप कैप्सूल दिखाया। ये कैप्सूल 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता था और करीब 10 मिनट तक हवा में तैर सकता था। एकदम स्पेस की हद तक पहुंचने का सपना जो अब हकीकत बनता दिख रहा था। 2019 में अचानक एक न्यूज सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। हर कोई हैरान रह गया था, जैसे दुनिया ही रुक गई हो। 25 साल की शादी के बाद जब सबको लग रहा था कि ये जोड़ी हमेशा के लिए साथ रहेगी, तभी 4 अप्रैल 2019 को जेफ और मैकेंजी ने तलाक की घोषणा कर सबको हैरान कर दिया था। मैकेंजी को करीब 36 अरब डॉलर्स की भारी भरकम दौलत मिली, लेकिन दिल की ताकत दिखाते हुए उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट और ब्लू ओरिजिन पर अपना दावा छोड़ दिया था। 2021 में एक और ऐसी खबर सामने आई थी जिसने सबको चौंका दिया था। अचानक उन्होंने घोषणा कर दी कि अब वे अमेज़न के सीईओ पद से हट रहे हैं और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि 5 जुलाई 2021 से ये कमान सौंपेंगे एंडी जेसी को। उसी दिन अमेज़न के 27 साल कंप्लीट हो चुके थे। 2023 में जेफ बेजोस ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी खबर सबको दे दी थी। अपनी पार्टनर लोरेन सांचेजी से सगाई कर सबका दिल जीत लिया था। लेकिन असली धमाका तो अगस्त में हुआ, जब इटली के पोसिटानो में अपने 500 मिलियन डॉलर्स के लग्जरी याट कोरू पर उन्होंने एक ऐसी सगाई पार्टी रखी थी कि लोग हक्के बक्के रह गए थे। ये वही याट था जो अप्रैल 2023 में जेफ बेजोस को मिला था। जश्न, मस्ती और लग्जरी का ऐसा मिलाप जिस पल को कोई भी भूल नहीं सकता था। फिर साल 2025 का वो दिन आया जब इटली के रोमांटिक शहर वेनिस में जॉर्जियो मैग्रियो की भव्य बेसिलिका में 27 जून को बेजोस और लोरेन ने शादी की थी। 3 दिन तक चला ये भव्य जश्न, जिसमें थीम्स पार्टी, फोम पार्टी और पायजामा पार्टी भी शामिल थी। लोरेन ने इस खास मौके पर करीब 27 अलग अलग पोशाकें पहनी थी। करीब 200 मेहमानों में इवांका ट्रंप, क्वीन रानिया, सिडनी स्वीनी और टॉम ब्रेडी जैसी बड़ी हस्तियां भी शामिल थी। 2025 में वेस्ट टेक्सास के लॉन्च साइट 1 से न्यूसेफ रेड ने 14th बार इस मिशन को लॉन्च किया था। ये सिर्फ 10 से 12 मिनट की यात्रा थी, लेकिन रॉकेट ने कर्मन रेखा को छू लिया था। इस मिशन की सबसे बड़ी शख्सियत थे अरविंदर सिंह बहाल, जिनकी उम्र 80 साल थी। वे इंडिया में आगरा शहर के रहने वाले थे, जो अब अमेरिका में रहते थे। उन्होंने इस मिशन को मेमोरेबल बना दिया था। ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने पहले दुनिया के 196 कंट्रीज, दोनों ध्रुव और माउंट एवरेस्ट जैसी मुश्किल जगह जीत ली थी। अंत में रॉकेट और कैप्सूल दोनों सुरक्षित लौटे। आने वाले कुछ सालों में ब्लू ओरिजिन और सीरा स्पेस ने मिलकर एक ऐसा धमाकेदार प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं जो पूरा गेम ही बदल देगा। उस प्रोजेक्ट का नाम है ऑर्बिटल रीफ। यह कोई आम स्पेस स्टेशन नहीं है, बल्कि एकदम कमाल का स्पेस स्टेशन बिजनेस पार्क होगा। 2027 से ये शुरू होगा और 2013 तक पूरी ताकत से काम करेगा। सोचो, ये ऐसा होगा जैसे अंतरिक्ष में अपना होटल और रिसर्च लैब एक साथ हो। मतलब जहां साइंटिस्ट अपने नए नए प्रयोग करेंगे और आम लोग भी धरती से बाहर जाकर आराम से रह पाएंगे। ये थी जेफ बेजोस की दिलचस्प कहानी। क्या आपको पता है मिस्टर बीस्ट जीरो से हीरो कैसे बने? नहीं पता तो इस वीडियो को जरूर देखें।